नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट हम पूरा पढ़ेंगे एक ही क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। ट्रेडमार्क का मीनिंग क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे, कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, क्या फीस है, इन्फ्रिंजमेंट का केस कब बनता है, किस सेक्शन में डिफाइन है, सारी चीज़ें एक ही क्लास में कवर करेंगे। और इसमें एक और चीज़ आएगी, वो आएगा आपका नाइस क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी हम इसी क्लास में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दोस्तों कि हमने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, वैसे मेरी कोशिश है कि मैं हर क्लास के साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ, लेकिन सबसे लास्ट में मैं आपको WIPO और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का लेक्चर दूंगा। आई होप कल तक आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आपको पूरा इंटरनेशनल ट्रीटी बताऊंगा। इस लेक्चर को देखना आप मत भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ये रहने वाला है, ठीक है। बाकी पढ़ना आपको सारा है, लेकिन इसको ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्या कंटेंट रहने वाला है। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग रजिस्टर करा सकते हैं, या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है रजिस्टर कराने के लिए, कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या कन्वेंशन हुए हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसकी फ़ीस, इसका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, वैलिडिटी मतलब कि इसका टर्म या बोल सकते हैं इसकी ड्यूरेशन, और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, और लास्ट में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और यहीं बीच में हम लोग पढ़ेंगे नाइस क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। अभी आपसे ये जो डेफिनेशन दी गई आप इसको पढ़िए, मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। इन अ सिंपल लैंग्वेज, अ ट्रेडमार्क इज़ अ यूनिक सिंबल, एक यूनिक सिंबल होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग, जो जिसकी अपनी खुद की पहचान होती है, एज वेल एज डिफ्रेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, और ये दूसरों से खुद को अलग करता है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर समझिए क्या है ये ट्रेडमार्क। ट्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिजनेस। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस। मार्क का मतलब चिन्ह, हिंदी में बोलें तो चिन्ह या फिर साइन या सिंबल बोल सकते हैं। अब ये मार्क क्या हो सकता है, द वर्ड मार्क स्टैंड्स फॉर अ साइन। मार्क क्या क्या हो सकता है ये देखिए, साइन हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, न्यूमरल हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था, जो स्लोगन है या फिर नाम है, इसको आप पेटेंट नहीं करा सकते, लेकिन आप क्या करा सकते हैं, इसका ट्रेडमार्क करा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आसान लैंग्वेज में समझिए क्या होता है ट्रेडमार्क। ट्रेड मतलब कि मैंने आपको बताया बिजनेस, या हिंदी में बोलिए व्यापार। तो ऐसा चिन्ह, मार्क मतलब कि ऐसा चिन्ह, ऐसा सिंबल, ऐसा साइन जो कि ट्रेड में, बिजनेस में, व्यापार में यूज़ किया जाए, उसे हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, अब ये मार्क क्या क्या हो सकते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सिंबल हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी लोगो हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, नेम हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, और फ्रेज हो सकता है। मार्क ये सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मार्क, ऐसा सिंबल, ऐसा साइन, ऐसा लोगो, ऐसा शेप, ऐसा स्लोगन जो कि व्यापार में या बिजनेस में यूज़ किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क। अब यहाँ पर देखिए दो वर्ड मेंशन है, एक तो आपका ट्रेडमार्क है, दूसरा आपका मार्क है। तो हम मार्क की बात करें तो ये कहाँ पर मेंशन है दोस्तों, मार्क हमारा मेंशन है सेक्शन नंबर 21M में। सेक्शन 21M कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 21M। ट्रेडमार्क की बात करें दोस्तों, अगर ट्रेडमार्क ये कहाँ पर मेंशन है दोस्तों, सेक्शन 21ZB। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्लास में किसी ने कमेंट किया था, यूट्यूब पर पूछा था उन्होंने, सर आप एक चीज़ बताइए, एक ही चीज़ को आप एक बार बताते हैं कि ये सेक्शन 21Y में डिफाइन है, और बाद में आप कहते हैं रेफर सेक्शन 43। तो जब आप एक्ट वाला जो आपका PDF है, कोई भी एक्ट हो, चाहे ट्रेडमार्क एक्ट हो, कॉपीराइट एक्ट हो, पेटेंट एक्ट हो, कोई भी हो, आप जब उस PDF को ओपन करेंगे ना, तो जो सेक्शन 2 में डिफाइन है वो क्या है, वो है डेफिनीशन एंड इंटरप्रिटेशन। डेफिनीशन एंड इंटरप्रिटेशन, प्रीटेशन। ठीक है,
मतलब कि सेक्शन 2 में उसको डिफाइन किया गया है कि ये क्या होता है। लेकिन जब आगे लिखा रहता है रेफर सेक्शन 74, मतलब कि 74 में उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है, उसका पूरा एक एक चीज़ डिटेल में दी गई। तो अगर मान लीजिए सपोज आपके एग्जाम में आ जाता है कि मान लीजिए सपोज ट्रेडमार्क का जैसे मार्क है सेक्शन 21M में किस सेक्शन में डिफाइन है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, सेक्शन 21M दे दिया, सेक्शन 43 दे दिया, सेक्शन 42 दे दिया, सेक्शन 41 दे दिया, तो आप सिंपल से समझ सकते हैं, आपको पता होगा कि किस सेक्शन में डिफाइन है। वैसे तो ये सेक्शन देगा ही नहीं क्योंकि ये डेफिनेशंस के लिए होता है, ये सेक्शन देगा इस तरह का जो नंबर्स में होंगे 42, 43, 44, 47 जो भी होगा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑप्शन में मान लीजिए इस तरह का आ गया तो फिर आप ये वाला टिक कर दीजिएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये 21M में भी है और वहाँ पर भी है, वहाँ पर पूरा उसका एक्चुअल प्रोसेस दिया रहता है। और यहाँ पर सिर्फ जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं वो जो सेक्शन 2 में डिफाइन है वो सिर्फ डिफाइन है, मतलब कि उनकी सिर्फ डेफिनेशंस दी गई है और उनका इंटरप्रिटेशन है, बस दैट्स इट। बाकी अगर लिखा हुआ है रेफर सेक्शन 74 तो मतलब यह है कि वो किस सेक्शन को बिलोंग करता है, 74 को बिलोंग करता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, व्हाट इज ट्रेडमार्क हो गया, समझ में आ गया। ट्रेडमार्क क्या होता है, ऐसा मार्क जो ट्रेड में यूज किया जाए। मार्क कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 21M में। ट्रेडमार्क कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 21ZB में। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, वो क्या आती है, इंपॉर्टेंट है, वेल नोन ट्रेडमार्क्स। वेल नोन ट्रेडमार्क्स, वेल नोन ट्रेडमार्क्स। अब आपको देखना है वेल नोन ट्रेडमार्क्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, वेल नोन ट्रेडमार्क्स की अगर हम बात करें तो ऐसे ट्रेडमार्क जो वेल नोन हो, मतलब कि सिंपल है, ग्लोबली इनकी पहचान हो, ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जाने वाले हो, ग्लोबली रिकॉग्नाइज यानी कि वर्ल्ड में इनकी पहचान हो, ठीक है। दूसरा, पॉपुलर इन पब्लिक, पॉपुलर इन पब्लिक। तो ऐसे ट्रेडमार्क जिनकी ग्लोबली पहचान हो और इसके साथ साथ इनकी पब्लिक में ये बहुत पॉपुलर हो, वेरी पॉपुलर हो, और इनकी एक तरह से देखा जाए पब्लिक में भी इनकी अच्छी खासी पहचान हो, ठीक है। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं वेल नोन ट्रेडमार्क्स, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, ये वेल नोन ट्रेडमार्क्स है। नेस्ले ले सकते हैं, वेल नोन ट्रेडमार्क है। सैमसंग वेल नोन ट्रेडमार्क है, ठीक है। नोकिया वेल नोन ट्रेडमार्क है। तो इतने, ये आपका वो हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, है ना, मैकडोनल्ड्स, ठीक है। एडिडास, नाइकी, BMW, मर्सिडीज, ये सब क्या है, ये सब वेल नोन ट्रेडमार्क्स हैं। और ये कहाँ पर मेंशन है वेल नोन ट्रेडमार्क, ये आपका मेंशन है, मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वेल नोन ट्रेडमार्क्स सेक्शन 21ZG, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, ये जितने भी सेक्शन 2 में डिफाइन है ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं। बाकी आगे जब आप जाएंगे, मैं ऑलरेडी मैंने सबके आपको PDF दे दिए हैं, हर एक एक एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, आप वहाँ पर देखिएगा, बाद में आगे भी इनको डिफाइन किया जाता है। तो जो एक्चुअल इनके जो सेक्शन है वो आपके वही हैं, 43, 44, 47, 57, 71, 63 जो भी हैं वो वही हैं, ये सिर्फ आपका डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। क्लियर, वेल नोन ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क क्या होता है और वेल नोन ट्रेडमार्क। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडमार्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि किस कंडीशन पे आपको ट्रेडमार्क मिलेगा। नंबर 1, सबसे पहली चीज, यूनिक होना चाहिए, एकदम यूनिक होना चाहिए। नंबर 2, डिस्टिंक्ट, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट होना चाहिए, मतलब किसी से भी मिलता जुलता ना हो, डिस्टिंक्ट, या बोल सकते हैं नॉट सिमिलर, किसी से भी मिलता जुलता ना हो, ठीक है। ग्राफिकली इंडिकेटेड होना चाहिए, ग्राफिकली इंडिकेटेड या ग्राफिकली डिफाइन किया होना चाहिए, इंडिकेटेड। इसका अपना एक शेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका अपना एक शेप होना चाहिए, ग्राफिकली इंडिकेटेड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में यूज़ किया। अब पता चला आपने बना तो दिया, बिजनेस में उसका कहीं यूज़ ही नहीं, कोई बिजनेस ही नहीं, आपका ट्रेडमार्क उसका नहीं मिलेगा। बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो अभी हमने आपको ट्रेडमार्क की डेफिनेशन बताई, ऐसा मार्क क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, सारे हमने आपको बता दिए। जो ट्रेड में यूज़ किए जाने चाहिए उन्हें हम बोलेंगे ट्रेडमार्क। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारे मार्क जो भी हैं यूनिक होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ग्राफिकली इंडिकेटेड होने चाहिए, उनका अपना एक शेप होना चाहिए,
उनकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, उनका अपना एक कलर होना चाहिए, और यहीं पर हम लिख देते हैं कलर, उनका अपना एक कलर होना चाहिए और बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई एक एक चीज़? ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब बात आती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि ट्रेडमार्क से रिलेटेड है? नंबर 1 मैड्रिड एग्रीमेंट 1891। नंबर 2 नाइस एग्रीमेंट, या जिसे हम नाइस क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, 1957 नाइस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अब आगे पढ़ाएंगे। द ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी 1994, वियना एग्रीमेंट 1973। देखिए, ये एग्रीमेंट्स एक्चुअली बहुत सारे हैं, कई सारे हैं। कितने हैं? 26 हैं। 26 कन्वेंशन ट्रीटीज़ हैं, वो हम क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। आपको सारे पता होने चाहिए, एटलीस्ट उनके ईयर तो पता ही होने चाहिए कि वो कब से लागू हुए हैं। जैसे मैड्रिड एग्रीमेंट 1891, नाइस एग्रीमेंट 1957, ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी 1994 और वियना एग्रीमेंट 1973। ठीक है, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए सपोज आपका कोई मान लीजिए आपने लोगो डिज़ाइन किया, आप चाहते हैं कि उसको हम दूसरी कंट्री में उसको रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ ट्रेडमार्क, तो आपको इन एग्रीमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अब देखिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, सिंपल सा है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको WIPO एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, इनकी वेबसाइट पर जाके आपको डेटा सर्च करना होगा। वेबसाइट पे डेटा सर्च करना होगा। डेटा सर्च मतलब कि इन द सेंस जो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं, क्या वो पहले से रजिस्टर तो नहीं है? अगर है तो फिर आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तब क्या होगा? तब इसका प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? जैसे ही मैंने आपको पेटेंट में पढ़ाया, कॉपीराइट में पढ़ाया, वही सेम प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएंगे और साथ में फीस लेके जाएंगे। किसके थ्रू लेके जाएंगे? ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू। ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू। यहाँ पर आपको क्या करना होगा? अभी ये सारे आगे सेक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क एजेंट वगैरह कहाँ पर आते हैं, ये सारी चीज़ एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी। डिटेल्स में क्या देना होगा? ओनर का नाम, नेम, एड्रेस, एज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देनी होंगी। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर क्या डिफाइन करना होगा? आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा इसका क्लास। मतलब कि जिस चीज़ का आप ट्रेडमार्क कराने जा रहे हैं, इसका आपको क्लास बताना होगा। वो क्लास आप कहाँ से बताएंगे? वो क्लास बताएंगे नाइस क्लासिफिकेशन से। नाइस क्लासिफिकेशन में वो क्लास मेंशन है। मतलब कि आपको बताना होगा कि ये गुड्स है या फिर सर्विसेज है। आप जो ट्रेडमार्क करा रहे हैं वो किसी गुड्स के लिए करा रहे हैं या किसी सर्विसेज के लिए करा रहे हैं, तो ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है नाइस क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ये आप जाएंगे, सारी चीज़ें किसको देंगे? ये देंगे रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसको एग्जामिन करेगा। क्या करेगा? एग्जामिन करेगा, चेक करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो आपको 90 डेज़ के लिए, इसके बाद वो आपको पब्लिश करेंगे वेबसाइट पर, पब्लिश इन वेबसाइट या फिर जर्नल पे, और यहाँ पर आपको टाइम दे देगा 90 डेज़ का। आपको नहीं, इन द सेंस किसको टाइम देगा? 90 डेज़ का ऑब्जेक्शन के लिए, कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए मैंने देखा कि आपने अपना ये दे दिया एप्लीकेशन और आपका ट्रेडमार्क से मुझसे मिलता जुलता है, तो मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए 90 डेज़ या 3 मंथ दिया जाता है। रजिस्ट्रार देता है पब्लिश करने के बाद 3 मंथ्स का टाइम, कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो 3 महीने के अंदर वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ? आपने ऑब्जेक्शन, पता चला यहाँ पर ऑब्जेक्शन आया, लगा कि हाँ चलो किसी ने फाइल कर दिया ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन आने के बाद क्या होगा? वही सेम चीज़, इसकी हियरिंग होगी। अब हियरिंग में 2 केस बनेंगे, या तो यस मतलब कि, और या तो नो, या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अब देखिए ऑब्जेक्शन किया, देखा इन्होंने, अच्छा इन्होंने चेक किया, उसके बाद ये क्या करेंगे? उसी को जिसने अप्लाई किया है उसको एक लेटर देंगे, उससे बोलेंगे कि देखिए भैया हमारे पास ऑब्जेक्शन आया है और इनका लोगो या इनका जो भी साइन है ये आपसे मिलता जुलता है, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई देना होगा। अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दे दिया तब तो आगे बात बनेगी, नहीं दे पाए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है तो फिर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आपको बातें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, जो रजिस्ट्रार है ये आपका कहाँ मेंशन है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहाँ मेंशन है, सेक्शन 21Y। ठीक है, रजिस्ट्रार कहाँ मेंशन है, सेक्शन 21Y। ट्रेडमार्क एजेंट कहाँ मेंशन है, सेक्शन 145 में, सेक्शन 145 में। अब देखिए बात करते हैं क्लास गुड्स और सर्विसेज की, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसकी बात करते हैं। ये कहाँ पर मेंशन है, नाइस क्लासिफिकेशन में। पहले हम क्लास बता देते हैं, फिर आगे एप्लीकेशन फॉर्म और फीस बताते हैं। तो क्लास देखिए कहाँ पर डिफाइन किया गया है। नाइस क्लासिफिकेशन क्या है, एक ये इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है नाइस क्लासिफिकेशन। नाइस एक जगह है आपका फ्रांस में, ठीक है, यहाँ पर यह एग्रीमेंट हुआ था नाइस क्लासिफिकेशन। कब हुआ था, 15 जून 1957 को, और ये इसका 11th एडिशन है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लास को डिफाइन किया हुआ है दो पार्ट में, एक तो गुड्स है, दूसरा सर्विसेज है। क्लास 1 से लेकर के 34 डिफाइन है गुड्स के लिए, और 35 से लेकर के डिफाइन है 45 के लिए। अभी आगे हम आपको सारी क्लासेस दिखा देंगे, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है। क्लास जो है ये आपको बतानी होती कि किस, अब आप बताएंगे कैसे, आप कहाँ देखेंगे, तो आप नाइस क्लासिफिकेशन का एक चार्ट है, उसमें एक एक गुड्स और एक एक सर्विसेज के लिए पूरा एक एक क्लास दिया गया है। ज्वेलरी कहाँ पर आएगा, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहाँ पे आएंगे, हर एक एक चीज़ वहाँ पर डिफाइन है, ठीक है। वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, कितनी फीस है। वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई स्टार्टअप है या स्मॉल एंटरप्राइज है, तो उसके लिए है फॉर्म नंबर TM-A। और इसकी फीस कितनी है, ई फाइलिंग की 4,500, फिजिकल फाइलिंग की 5,000। ई फाइलिंग की 4,500, फिजिकल फाइलिंग की 5,000, ऑल अदर केसेस में 10,000 और ई फाइलिंग के लिए 9,000। अब देखिए अपोजिशन ऑब्लिक एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर, काउंटर स्टेटमेंट ऑब्लिक रिफ्यूजल और इनवैलिडेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क, अगर ये आपको कराना है तो आपके लिए फॉर्म है TM-O। और इसका ई फाइलिंग का फीस है 2700 और फिजिकल फाइलिंग का फीस है 3,000। रिन्यूअल आपको कराना है ट्रेडमार्क का, तो उसके लिए आपका फीस है, ई फाइलिंग की बात करें तो 9,000 और फिजिकल फाइलिंग की है 10,000। TMR किसके लिए है, रिन्यूअल। आर से आप समझ जाएंगे रिन्यूअल, और ए हमारा पहला अल्फ़ाबेट है, तो इसका मतलब समझ जाइए हमको जो फॉर्म सबसे पहला जो हमें फॉर्म देना होता है TM-A होता है, और ओ से आप समझ जाएंगे ये किसके लिए है, अपोजिशन के लिए, ठीक है। TMR मतलब रिन्यूअल के लिए। समझ में आ गया आपको। ये ऐसे पूरा यहाँ पर एक एक पूरी आपकी फीस डिफाइन है और एक एक फॉर्म नंबर डिफाइन है। हर एक एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर सर्च एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट, आप सर्च के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या अपना इशू सर्टिफिकेट इशू कराना चाहते हैं, उसके लिए TM-C। सी से आप समझ जाइए सर्टिफिकेट के लिए मेंशन है, सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र, इसके लिए कौन सा फॉर्म है, TM-U। अब ये रजिस्टर्ड यूज़र क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके लिए फॉर्म नंबर है TM-U। रजिस्टर्ड यूज़र वो होता है, जैसे मान लीजिए मेरा एक ट्रेडमार्क है, मैं चाहता हूँ कि कोई और इसको यूज़ कर ले जो हमारा ट्रेडमार्क है, लेकिन ऐसे नहीं यूज़ कर ले, उसको मैं, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होगा, उसको मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। वो किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा रजिस्टर्ड यूज़र में। जैसे आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं ना आप, सपोज मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स की किसी ने फ्रेंचाइजी ली, तो इसका मतलब वो क्या है, वो उनका रजिस्टर्ड यूज़र है, मतलब कि वो ओनर की परमिशन से उनका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है। किससे, ओनर की परमिशन से, एक एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत वो उनका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, वो होता है रजिस्टर्ड यूज़र। उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका जो फॉर्म नंबर लगता है वो है TM-U। ई फाइलिंग का फीस है 4,500, फिजिकल फाइलिंग का फीस है 5,000, ठीक है। यहाँ तक एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई, पूरी क्लियर। अब ये बात करेंगे हम लोग दोस्तों नाइस क्लासिफिकेशन की। देखिए ये आपके सामने है क्लासेस ऑफ गुड्स एंड क्लासेस ऑफ सर्विसेज। अब आपको बताना है, आपको जो ट्रेडमार्क लेना है आपको उन्हें बताना है कि है कौन सा। मेरा जो ट्रेडमार्क है क्या है, मेडिसिन है क्या, किसी मेडिसिन का करा रहे हैं, या कोई केमिकल प्रोडक्ट है, या कोई टोबैको प्रोडक्ट है, कोई वाइन है, या फिर आप बता सकते हैं नेचुरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो ये सारी एक एक चीज़, इसमें सब कुछ डिफाइन है, जितने तरह के गुड्स होते हैं। आपका ज्वेलरी है क्या, कुछ है,
रोप्स एंड फाइबर्स है, हाउसवेयर एंड ग्लास है, फर्नीचर एंड मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल है, किस में आएगा वो बस आपको सिंपल बताना होगा। इलेक्ट्रिक एंड साइंटिफिक डिवाइसेज हैं, हैंड टूल्स हैं, मशीन टूल्स हैं, कॉमन मेटल्स एंड अलॉयज हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्टेशनरी एंड पेपर गुड्स है, रबर गुड्स है, लेदर गुड्स है। ये सब कहाँ पर डिफाइन है? नाइस क्लासिफिकेशन में। फिर से बता रहा हूँ आपको दोस्तों, याद रखिएगा, क्लास नंबर 1 से 34 ये किसके लिए डिफाइन किया गया है? गुड्स के लिए डिफाइन किया गया है। और दोस्तों क्लास नंबर 35 से 45 दोस्तों ये किसके लिए डिफाइन किया गया है? ये सर्विसेज के लिए डिफाइन किया गया है। कहाँ पर मेंशन है दोस्तों? ये मेंशन है दोस्तों नाइस क्लासिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों, क्लियर? बात समझ में आ गई? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी आगे हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे, जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई एक्ट, वहाँ पर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब फिर वहाँ पर इसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ तक अब आपको सारी एक एक चीज़ें समझ में आ गई। अब एज सच हमारा क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता, अब सिर्फ बचता है इंपॉर्टेंट सेक्शंस। एक एक करके सारे सेक्शंस देखते चलेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और सारे सेक्शंस एक एक करके हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। देखिए, चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेक्शन नंबर 9 की और सेक्शन नंबर 11 की। रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क, किस कंडीशन पे आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा? एक तो आपका डिफाइन है सेक्शन नंबर 9 में। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क। और सेक्शन जो 11 है वहाँ पर क्या मेंशन है? वहाँ पर है रिलेटिव ग्राउंड। सेक्शन नंबर 11 यहाँ पर क्या मेंशन है दोस्तों? रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, किस केस पर किस वजह से आपको ट्रेडमार्क आपका रिफ्यूज़ किया जा सकता है, मतलब आपको दिया नहीं जाएगा। सबसे पहला कंडीशन, आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं, पता चला वो सिमिलर है, किसी से मिलता जुलता है, ठीक है, आपका ट्रेडमार्क क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। नंबर 3, नंबर 2, ऑलरेडी यूज्ड इन बिजनेस या ट्रेड, पहले से ऑलरेडी कोई ट्रेड में यूज़ किया हुआ है, आपको पता ही नहीं, आप जाके पहुंच गए, आपने करवा लिया, नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़, कन्फ्यूज़न इन पब्लिक, अगर कोई भी ऐसा ट्रेडमार्क है जो पब्लिक के बीच में कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है या पब्लिक को धोखा दे रहा है, डिसीव, वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होगा। जैसे आपने सिंपल सा एग्जांपल देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे नाइकी है, ठीक है, क्या कर देते हैं शूज़ के साथ छिड़खानी, NKIE और ये साइन, ठीक है। जैसे आपने ये देखा होगा एडिडास, ऐसे लिखा रहता है ना एडिडास, क्या लिख देते हैं? एबिबास। तो मतलब क्या है? पब्लिक में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, मिलता जुलता तो है ही है, इसके साथ साथ पब्लिक में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है उसी नाम का, बस थोड़ा सा। जैसे आपने प्यूमा का देखा होगा, प्यूमा का जो वो बना रहता है ना, एक वो पैंथर बना रहता है, और उसके बाद प्यूमा का आपका नाम ऐसा वर्ड लिखा रहता है प्यूमा। क्या करते हैं? पैंथर तो वही रहता है, लेकिन प्यूमा को क्या कर देते हैं? प्यूना कर देते हैं, ताकि समझ ही में नहीं आए ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, एक तरह से पब्लिक को धोखा दे रहा है। तो इस तरह के जितने भी ट्रेडमार्क हैं इनको आप रजिस्टर नहीं करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई भी चीज़ आपका एम्बलम्स एंड नेम एक्ट 1950 में डिफाइन है, कुछ वर्ड्स डिफाइन हैं जिनको आप ट्रेडमार्क नहीं करा सकते हैं, जैसे कि गॉड, किंग, क्वीन, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं इनको आप ट्रेडमार्क नहीं करा सकते हैं। और ये कहाँ मेंशन है? एम्बलम्स एंड नेम एक्ट 1950 में, ठीक है दोस्तों, क्लियर। सेक्शन 11, रिलेटिव ग्राउंड्स। रिलेटिव ग्राउंड्स में सिंपल सा इसका क्या मतलब है? मतलब कि किस केस पे आपको नहीं मिलेगा? अगर आपका जो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं, अगर वो सिमिलर है, सिमिलर टू वेल नोन ट्रेडमार्क्स, जैसा हमने अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, वेल नोन ट्रेडमार्क्स है एडिडास, इससे सिमिलर है, तो ये किस में आ जाएगा? सेक्शन 11 में, रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क्स। और दूसरा, अगर ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, मतलब मान लीजिए आपका किसी से कोर्ट में एक डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, केस अभी चल रहा है, और आप चले गए, आपने कहा रजिस्टर कर दो, नहीं होगा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो ये किस में आ जाएगा? रिलेटिव ग्राउंड, सेक्शन नंबर 11 में। और इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर
25 जो हमने आपके रिन्यू के लिए बात करी थी ना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ये है ना, ये पॉइंट नंबर 3, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या है, फॉर्म नंबर TM-R। देखिए रिन्यूअल आप कब करा सकते हैं, पहली चीज़ ये समझिए, और इसका आपका टर्म कितना होता है। सेक्शन नंबर कहाँ पर मेंशन है, 25 में। 25 में क्या मेंशन है, टर्म ऑफ ट्रेडमार्क। टर्म ऑफ ट्रेडमार्क कितना है दोस्तों, 10 साल के लिए आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। कितना टर्म होता है, 10 ईयर्स। कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 25 में। और आप इसको रिन्यू भी करा सकते हैं, हर 10 साल में आपको रिन्यू कराना होता है, लेकिन ध्यान रखना है कब रिन्यू कराना होता है, 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी डेट, बिफोर एक्सपायरी डेट। ठीक, क्लियर। कहाँ पर मेंशन था, सेक्शन नंबर 25 में। अब 2 और सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 29 एक हमारा बनता है, किसका बनता है, इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। और दूसरा है हमारा सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 ये क्या है, नॉन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, नॉन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। मतलब किस कंडीशन पे आपको लगेगा कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, मतलब कि जालसाजी धोखाधड़ी हो रही, और किस केस में लगेगा कि कोई जालसाजी या धोखाधड़ी नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर मान लीजिए आपने बिना ओनर की परमिशन के उनका ट्रेडमार्क यूज़ कर लिया एडवर्टीजमेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, किसका केस बन जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट का। कहाँ मेंशन है, सेक्शन नंबर 29 में। अगर आपने सिमिलर बना दिया ट्रेडमार्क, सिमिलर, अब आप बोलेंगे ये तो हमें मिलेगा ही नहीं, इसका तो ट्रेडमार्क, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किसका केस बन रहा है, इन्फ्रिंजमेंट का। मतलब धोखाधड़ी का केस जब कब लगेगा, जब आपने मिलता जुलता सिमिलर बना दिया। ठीक है। तीसरा, कन्फ्यूज़न इन पब्लिक, वही चीज़, डिसीव, आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं और अपना बढ़िया आपका चल रहा है, अपना कन्फ्यूज़न इन पब्लिक, आपका ट्रेडमार्क चल रहा है, इन्फ्रिंजमेंट का केस बन जाएगा। अगर ओनर को पता चल गया कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका केस कर सकता है। आप इसका अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं, ठीक है ना, किसका, ओनर का जो ट्रेडमार्क है उसका अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं उससे। तो इसका मतलब क्या है, इन सब केस में आपका क्या बन जाएगा, इन सब केस में आपका बन जाएगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। मतलब कि आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, मिलता जुलता आपने ट्रेडमार्क बना दिया, आप अपना बढ़िया आप एडवर्टीजमेंट में यूज़ कर रहे हैं, ओनर को पता ही नहीं है, और पता चल गया तो आपके खिलाफ इन्फ्रिंजमेंट का केस बन जाएगा। तो एक तरह से ओनर को पता ही नहीं, आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसका क्या कर रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं, है ना, उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं, तो ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क बन जाएगा दोस्तों। अगला आता है नॉन इन्फ्रिंजमेंट। अगर मान लीजिए ओनर ने रजिस्टर्ड यूज़र, जिसकी हमने बात करी थोड़ी देर पहले, रजिस्टर्ड यूज़र को बोल दिया कि लो हमारे साथ एग्रीमेंट करो, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करो, और हमारा ट्रेडमार्क मेरी परमिशन से यूज़ करो, किसी भी तरह का कोई इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा, नॉन इन्फ्रिंजमेंट। या सिंपल सा एग्जांपल दोस्तों, फ्रेंचाइजी। अगर ट्रेडमार्क का ओनर है, ओनर ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है, उसने फ्रेंचाइजी दी है, और जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो ट्रेडमार्क के ओनर की परमिशन से उसका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, तो दोस्तों किसी भी तरह का इन्फ्रिंजमेंट, धोखाधड़ी या जालसाजी का केस किसी कीमत पे नहीं बन सकता है। तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका नॉन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, सेक्शन नंबर 30। क्लियर, समझ में आ गया सेक्शन नंबर 29 में क्या डिफाइन है और सेक्शन नंबर 30 में क्या डिफाइन है। एक एक चीज़ हो गई। सेक्शन 25 में टर्म है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसका भी PDF दे दूंगा। सेक्शन 25 में टर्म डिफाइन है, सेक्शन 29 में इन्फ्रिंजमेंट डिफाइन है, सेक्शन 30 में नॉन इन्फ्रिंजमेंट डिफाइन है। अब इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 37। सेक्शन 37 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। असाइनमेंट मतलब ट्रांसफ़र। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, क्या आती हैं, पहली चीज़ तो आई ट्रांसफ़र, क्या आया, ट्रांसफ़र। दूसरी चीज़ आई ट्रांसमिशन। दोनों में डिफरेंस समझिए। असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, यहाँ पर मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ, ट्रांसफ़र।
मतलब कि आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं अपने ट्रेडमार्क का, वो सेक्शन 37 में डिफाइन है। दो तरीके से होता है ट्रांसफ़र। कौन कौन दो तरीके हैं? पहला, या तो ट्रांसफ़र होगा या फिर ट्रांसमिशन, मतलब बोल सकते हैं ऑटो ट्रांसफ़र। ठीक है, इसका समझते हैं क्या होता है ये ऑटो ट्रांसफ़र। मान लीजिए सपोज़ कोई आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, किसी ने भी कराया, और सपोज़ उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून के अनुसार जो भी उसका अगला नेक्स्ट लीगल हेयर है ना, मतलब मान लीजिए किसी ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, कोई है अपना बिजनेस चला रहा है, उसका बाद में क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो उसका लीगल हेयर, उसका डॉटर हो सकती है, उसका सन हो सकता है, उसका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, ऑटोमेटिक वो ट्रेडमार्क उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे? कानून के अनुसार, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक, दूसरा क्या है? एक तो ऑटो ट्रांसफ़र होता है, दूसरा होता है मैनुअल ट्रांसफ़र। मतलब ट्रांसफ़र अगर किसी को कराना है तो ट्रांसफ़र कराने के लिए कैसे हम लोग उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं? वही सिंपल चीज़ जो अभी हमने फ्रेंचाइजी का एग्जांपल दिया, ओनर या हम बोल सकते हैं इसको असाइनर, क्या करेगा? असाइनर, और जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है उसे बोलेंगे असाइनी। क्या करेगा? इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में बोला जाएगा भैया ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको फॉलो करो और हम ये तुम्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? सेक्शन नंबर 37, असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। यहाँ तक समझ में आ गया? असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 47 क्या है? सेक्शन 47 रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क। रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क ये किस कंडीशन में होता है? अगर आप 5 साल से 5 ईयर्स से यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ट्रेडमार्क हटा दिया जाएगा। कहाँ मेंशन है? सेक्शन नंबर 47 में। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 40, अच्छा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो रजिस्टर्ड यूज़र था। ठीक है ना, रजिस्टर्ड यूज़र क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेक्शन नंबर 48। ठीक है, सेक्शन नंबर 48। इसके बाद देखते हैं सेक्शन नंबर आपका आ जाता है 49। इसमें क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड यूज़र। 48 में डिफाइन किया गया है आपका रजिस्टर्ड यूज़र, और रजिस्ट्रेशन उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ डिफाइन है? सेक्शन नंबर दोस्तों 49 में। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका एक और है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 61, दैट इज़ कलेक्टिव ट्रेडमार्क। अब ये क्या होता है? सेक्शन नंबर दोस्तों 61 क्या है ये? कलेक्टिव ट्रेडमार्क। कलेक्टिव ट्रेडमार्क, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, मतलब कि ग्रुप, जो भी कोई अपना ट्रेडमार्क ग्रुप में कराना चाहता है, कोई एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, वो कलेक्टिव ट्रेडमार्क में आएगा। कहाँ मेंशन है? सेक्शन नंबर 61 में। एग्जाम्पल है रिलायंस। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ट्रेडमार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा। और हमारा लास्ट लेक्चर जो होगा आपका वीपो और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको सारे प्रोवाइड करा दिए हैं, सब कुछ अपलोड कर दिया गया है। आई थिंक शायद एक बचा है आपका जीआई एक्ट, बस जीआई एक्ट और अपलोड हो जाएगा, और इसके बाद फिर आपका बाकी सारे SICLD एक्ट, PPV, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड नॉलेज, ये सब अपलोड हो चुका है। अब सिर्फ इसके बाद आपका वीपो एंड ट्रीटी बचेगा बस, और उसके बाद आपका सिलेबस खत्म। फिर आप इसको एक दिन बैठ के पूरा रिवाइज़ करिए, और मेरी कोशिश है कि अगर आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, यकीन मानिए आप ज़रूर अच्छा स्कोर करके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।